वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद फिजिक्स एंड चैप्टर 2 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से क्यों नहीं, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट लेक्चर में। इन द एंड पार्ट ऑफ दैट लेक्चर द मोर इम्पोर्टेंट थिंग हेयर इज़ दैट मैं कोई बेसिक मैथमेटिक्स अलग से नहीं करवा रहा हूँ आपको। जिस चैप्टर में जितनी रिक्वायरमेंट होगी मैथमेटिक्स की उतना वहीं बता दिया जाएगा। अलग से आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। I don't want you to carry any extra baggage of information with you। जितना ज़रूरत हमें उतना ही पढ़ना है। जैसे इस चैप्टर में भी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत है, वो जहाँ आएगी हम वहीं पढ़ लेंगे। सो विद दिस बेसिक इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। Measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard called unit। सो यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए। उसके एक साथ कंपैरिजन करके, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मेजरमेंट का, लेट्स से 10 केजी। तो यहाँ हम बेसिक यूनिट ऑफ मास जो 1 केजी होती है उससे कंपैरिजन कर रहे हैं इस मेजरमेंट का, दैट इट इज़ 10 टाइम्स द बेसिक यूनिट ऑफ मास यानी 1 केजी। तो कंपैरिजन करके इस्तेमाल किया जाता है यूनिट का फॉर मेजरिंग यानी फिजिकल क्वांटिटी, दिस वी ऑलरेडी नो। यहाँ पे जो ध्यान देने लायक बात है वो बेसिक जो प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है यूनिट्स के साथ वो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बेसिक। बेसिक मीन्स फंडामेंटल, यानी कि वो चीज़ जिसके बिना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। फंडामेंटल टू द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is unit। This is first characteristic of unit, even though there are derived units also, but these are also dependent on fundamental units। तो fundamentalism is one of the most obvious character of a unit। it must be basic to any measurement, first thing। दूसरा, it is arbitrarily chosen। now this thing is not valid now। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि आर्बिट्ररी चूज़ की जाती जा होती थी कोई भी यूनिट। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिकली साइंटिफिकली यूनिट को डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्टैंडर्ड्स। आर्बिट्ररी ही चूज़ नहीं किया जाता अभी के टाइम में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं मास का, पहले के टाइम में एक सिलेंडर होता था, वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने देखा था। उसका एक स्टैंडर्ड सिलेंडर साइंटिस्ट ने खोज लिया और उसका मास तोल लिया और उसको बोल दिया कि ये 1 केजी है। तो आर्बिट्रली चूज़ कर लिया उन्होंने सिलेंडर को बिना किसी साइंटिफिक मेथड के। तो ये पहले होता था, लेकिन आज हम जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट जो एक नंबर है उसकी टर्म्स में डिफाइंड है केजी, एंड बेसिक कंसेप्ट में हमने देखा भी था ये। सो अभी ये नहीं होता आर्बिट्रली चूजन, पहले होता था, लेकिन आपको याद ज़रूर रखना है क्योंकि दिया हुआ है ये। पहले ऐसा होता आर्बिट्रली चूज़ किया जाता था यूनिट को। तीसरा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए एक्सेप्टेंस ऑफ यूनिट। सारे के सारे जितने देश हैं दुनिया में उसमें एक यूनिट के लिए एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर भी देखा था, जहाँ पे ऐसा बताया गया है कि एक साइंटिफिक नेम जो होता है इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एन ऑर्गेनिज्म मस्ट बी नोन बाय अ सिंगल नेम ओनली। दिस इज यूज टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। सो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक रेफरेंस स्टैंडर्ड के, जिसको यूनिट बोला जाता है। The result of a measurement of a physical quantity is expressed by a number, numerical measure, accompanied by a unit। तो कोई भी मेजरमेंट दो चीज़ें कंसिस्ट करती है, ये आप जानते ही हैं। एक नंबर होता है, उसके पीछे एक यूनिट लगी होती है। जैसे 10 केजी, 10 केजी में एक नंबर होता है 10 और यूनिट होती है केजी। तो दो चीज़ें होती हैं मेजरमेंट में। limited number of units for expressing all the type of physical quantities, these are called fundamental or base units।
and units of all other physical quantities that can be expressed as combination of these base units are called derived units. तो फंडामेंटल होती हैं बेसिक यूनिट्स 7 होती हैं बेसिकली, ये जो आगे आपको एक टेबल दी हुई है उसमें। इसके अलावा तो एक्स्ट्रा भी होती हैं। इनकी टर्म्स में जो यूनिट्स डिफाइन कर दी जाती हैं वो डिराइव्ड यूनिट होती हैं। एज द नेम सजेस्ट, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। A complete set of these units containing both fundamental and derived units is called system of units. तो ये पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कंटेन टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, एंड फंडामेंटल यूनिट्स आर हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। International system of units. In earlier times, scientists of different countries were using different system of units for measurements. Three such systems, the CGS, FPS and system and MK system, were in use extensively till recently. तो पहले के समय में ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स बना लिए थे फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटीज़, एंड उनमें से 3 जो हैं आपको वो याद रखने हैं क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ 3 ही गिवन है। एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। एफबी से आप याद रख सकते हैं, एफबी मीन्स फेसबुक, एफपीएस ब्रिटिश सिस्टम था। CGS, FPS और MKS की आगे फुल फॉर्म दी हुई है। द बेस यूनिट्स फॉर लेंथ, मास एंड टाइम इन दीज सिस्टम्स वर एज फॉलोज। CGS में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सीधा सीधा है ये, एब्रीवेटेड फॉर्म एक्सपेंड हो रही है बस। FPS में फुट, पाउंड एंड सेकंड। MKS में मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो तीनों में कॉमन क्या चीज़ है? सेकंड। ये आपको याद रखना है, जो तीनों रेफरेंस स्टैंडर्ड हैं उनमें कॉमन है सेकंड, बाकी कुछ कॉमन नहीं है इसमें। ग्राम, पाउंड और किलोग्राम है फॉर मास, सेंटीमीटर, फुट एंड मीटर है फॉर लेंथ। The system of units which is at present internationally accepted for measurement is International System of Units. तो अगर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही होगा, दैट्स सो ऑब्वियस। ऐसा इसको बोला जाता है, आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सिस्टम, तो ये भी याद रखना आसान है। दिस इज़ व्हाट वी आर करंटली यूजिंग, एंड ऑफ कोर्स इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि बाद में जब कम्युनिकेशन हो गया, गैप, जो कम्युनिकेशन गैप था वो हट गया बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, तो उनको एसोसिएट करने के लिए इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी कि सभी कंट्रीज़ में एक रेफरेंस स्टैंडर्ड को अप्लाई किया जाए, सेम हो रेफरेंस स्टैंडर्ड अराउंड डिफरेंट कंट्रीज़। SI units used decimal system in which conversion within the system are quite simple. Now this statement, exact statement has come in basic concept of chemistry, and मैंने आपको वहाँ पे बताया कि कैसे आसान हो जाता है डेसिमल सिस्टम के आने से कन्वर्जन विद इन द यूनिट्स। तो आप वो चैप्टर रेफर कर सकते हैं अगर आपको इसमें कुछ समझने में दिक्कत आ रही है। इन SI देर आर 7 बेस यूनिट्स गिवन इन टेबल 2.1, एंड ये जो टेबल है 2.1 इसमें क्या क्या आपको लर्न करना है ये भी मैं बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। आई थिंक फर्स्ट लेक्चर होगा उसका। यहाँ पे इसके नीचे बताया गया है कि आपको क्या क्या नहीं देखना है इस टेबल में। द वैल्यूज मैंशनड हेयर नीड नॉट टू बी रिमेंबर्ड और आस्क्ड इन अ टेस्ट, दे आर गिवन हेयर ओनली टू इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ एक्यूरेसी। मतलब कि यूनिट्स आज के टाइम में बहुत एक्यूरेटली मेजर की जाती हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड बहुत ही साइंटिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं, ऐसे ही आर्बिट्रली चूज़ नहीं किए जाते। ये सिर्फ आपको बताने के लिए ये टेबल दी हुई यहाँ पे, ना तो इसको टेस्ट में पूछने की ज़रूरत है और ना ही याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें से क्या क्या याद रखना चाहिए आपको, ये आपको अगर जानना है तो बेसिक कंसेप्ट का पहला लेक्चर आपको देखना चाहिए। मैं ऑलरेडी लर्न करवा चुका हूँ ये टेबल। तो 7 बेस यूनिट्स होती हैं, दिस वी नो ऑलरेडी वेल।
इनके अलावा दो और यूनिट्स होती हैं जो कि डिराइव्ड में नहीं आती, बेस में ही इनको मान सकते हैं आप। अलग से इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये 7 बेस जो यूनिट्स हैं इनके डायमेंशंस होते हैं। जो अलग से दो आपको ये बताए जा रहे हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। इन दोनों के डायमेंशंस नहीं होते, यूनिट होती हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होते। बहुत यूनिक कैरेक्टर है ये, इसलिए इनको अलग से बताया गया है इन 7 बेस यूनिट से। पहला है प्लेन एंगल थीटा डी थीटा, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया मीन स्मॉल एंगल से, एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ds टू द रेडियस r। तो दिस यू मस्ट नो वेरी वेल। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है एंगल। दिस इज फॉर प्लेन एंगल मीन्स विच कैन बी कन्फाइंड इन अ सिंगल प्लेन। दूसरा है सॉलिड एंगल, इसको डी ओम से डिनोट किया जाता है। ये जो सिंबल है ओम का होता है, ये रेजिस्टेंस का। ये सिंबल भी आपको याद रखनी है, थीटा तो याद रखना आसान है, इसको भी याद रख लीजिए। सॉलिड एंगल डी ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्टेड एरिया डी ए ऑफ द स्फेरिकल सरफेस टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो इसमें एरिया आ जाता है सॉलिड एंगल के केस में, क्योंकि 2 डायमेंशन में होता है। एरिया कंटेन 2 डायमेंशन दैट यू नो वेरी वेल। लेंथ इनटू लेंथ होता है एरिया मल्टीप्लिकेशन, मीन्स इट कंटेन्स 2 डायमेंशंस। तो इसलिए इसमें रेडियस का स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है, क्योंकि इनके डायमेंशंस तो होते नहीं है। आर्क था ऊपर इन केस ऑफ प्लेन एंगल, उसको रेडियस से डिवाइड कर दिया, मीन्स लेंथ डिवाइड बाय लेंथ। और यहाँ पे ऊपर एरिया था, मीन्स 2 डायमेंशन थे यानी लेंथ का स्क्वायर था, तो रेडियस के स्क्वायर से इसको डिवाइड करना पड़ा कैंसल करने के लिए डायमेंशंस को, क्योंकि डायमेंशनलेस होते हैं ये दोनों। एंड वन मोर थिंग विच इज़ इवन दो नॉट मैंशन इन द थ्योरी, लेकिन उसने बोल दिया है कि सॉलिड एंगल होता है एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, एंड स्फेरिकल सरफेस का एरिया होता है 4πr²। अब ये थ्योरी में नहीं क्यों है, लेकिन क्योंकि मेंशन है इसलिए आपको पता होना चाहिए 4πr² होता है। 4πr² डिवाइड बाई r², ये होता है अपना सॉलिड एंगल हो गया फिर। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो r² से r² कैंसिल हो रहा है और एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आ रही है 4π। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं हो सकती क्योंकि डी ओम दिया हुआ है, यानी चेंजिंग वैल्यू है। डी की साइन डिफरेंशिएशन के साथ यूज किया जाता है, मीन्स इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। तो यहाँ से तो कांस्टेंट आ रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिए इसकी शेप कैसी है, कोनिकल शेप है इसकी, कोन आपको दिख ही रहा होगा। ये यहाँ पे इसको स्फेरिकल सरफेस बोला गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोनिकल सरफेस होना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं 4πr² सफ़ेयर का सरफेस एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे कौन है तो इसको ऐसे ही आपको याद रखना होगा। DA यानी एरिया ऑफ दिस कोनिकल सरफेस डिवाइड बाई r², ये होता है सॉलिड एंगल। द यूनिट फॉर प्लेन एंगल इज रेडियन रिप्रेजेंटेड बाय RAD, सिंबल RAD। एंड यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, सिंबल SR। तो काफ़ी आसान है इनकी यूनिट्स को याद रखना। रेडियन तो आप जानते ही होंगे प्लेन एंगल की, बचपन से आपने पढ़ा होगा। स्टेरेडियन सॉलिड एंगल है तो S से सॉलिड और S से स्टेरेडियन, और इसका S और R एब्रीवेटेड फॉर्म आ रही है स्टेरेडियन की। बोथ दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़। तो एरिया डिवाइड हो रहा है r² से, यानी लेंथ स्क्वायर से डिवाइड हो रही है सॉलिड एंगल में, और लेंथ यानी आर्क डिवाइड हो रही है रेडियस से प्लेन एंगल में। तो डायमेंशंस कैंसिल हो गए, तो बोथ ऑफ दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग थिंग। एक यूनिट है बट उसके डायमेंशंस नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। आप एटलीस्ट इस बुक में तो देखेंगे कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है तो उसके डायमेंशन ज़रूर होंगे, लेकिन यहाँ पे ये चमत्कार हो जाता है, इसलिए आपको याद रहना चाहिए, एक्सेप्शन होता है ये प्लेन और सॉलिड एंगल का।
सम यूनिट्स रिटेन्ड फॉर जनरल यूज। तो बेसिक यूनिट 7 बेसिक यूनिट्स हमने देखा पीछे, एक्चुअली हमने देखा नहीं है अभी इसमें, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको इनमें से नहीं पता कुछ भी तो आप बेसिक कंसेप्ट रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे टेबल मैंने बताई हुई है। लेंथ की मीटर होती है, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, एंड लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडला। दिस मस्ट यू मस्ट नो वेरी वेल 7 बेसिक यूनिट्स। तो इनके अलावा जनरल यूज़ के लिए ये यूनिट्स रेफ़र की जाती हैं, इवन दो स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन जनरली बहुत यूज़ होती हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 16 × 60 3600 हो गए सेकंड्स 1 घंटे में। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 से इस 3600 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 से मल्टीप्लाई किया तो 86 400 सेकंड आ गई एक दिन के अंदर। 24 × 60 × 60। एक साल में 365 दिन होते हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये नंबर आपने पहली बार देखा होगा, ये आपको याद रखना है। 365 दिन होते हैं, ये आपको पता है, तो 3 आएगा इस नंबर में आगे, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। एंड ये नंबर आपको एग्जैक्टली अगर याद रखना है तो इसको राउंड ऑफ करना होगा आपको। देखिए 5 6 है पीछे, आगे आप सिग्निफिकेंट के रूल्स पढ़ने वाले हैं, इवन दो पढ़ा भी होगा आपने, बेसिक कंसेप्ट किया है अगर मुझसे तो अगर आपको 6 राउंड ऑफ करना है, 6 क्योंकि 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे, 3.16 हो जाएगा ये, और 6 और 1 7, तो 10⁻7 जुड़ेगा इससे सेकंड्स में। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि एक साल में इतने सेकंड्स होते हैं। उसके बाद डिग्री है, 1 डिग्री π/180 रेडियन के बराबर होती है। इसको मैंने ऐसे याद रखा हुआ है दैट ये 180 और लेफ्ट हैंड साइड गया तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ऐसे मैंने इसको याद रखा हुआ है। और आप चाहे तो इसको ऐसे याद रख लीजिए, या फिर 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। मुझे ये सही लगता है क्योंकि यहाँ पे 1 पाई रेडियन है और यहाँ पे 180 है, दोनों में 1 1 आ रहा है, तो ऐसे मैंने याद रखा है इसको। आगे लेंथ की है यूनिट, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू -3 मीटर क्यूब। तो ये बेसिक कंसेप्ट में भी हमने देखा था कि डेसीमीटर क्यूब लीटर के बराबर होता है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, यानी 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 10⁻³ मीटर क्यूब हुए। इसके आगे टन दिया हुआ है, 1 टन में 1000 kg होते हैं, ये आपको पता ही होगा। आगे है कैरेट, जो कि 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। अब ये आता है केमिस्ट्री के अंदर भी, आई थिंक पी ब्लॉक चैप्टर जो क्लास 11 का, उसमें जो कार्बन का पोर्शन है जहाँ पे डायमंड गिवन है, उसका एलोट्रोप होता है। डायमंड्स को मापा जाता है इस कैरेट की टर्म्स में ही, तो वहाँ पे भी है कि कैरेट इज इक्वल टू 200 mg। इससे एक कॉमन रिलेशन निकला दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 5 कैरेट। 200 में कितना होता है, 1 होता है ना, तो 200 पंजे 1000, तो 1000 mg इज इक्वल टू 1 g। तो मिली होता है ना 10⁻³ तो 1000 हो गए, तो 10⁻³ मिली के लिए 10⁻³, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 ग्राम बचा। 1 ग्राम में 5 कैरेट होते हैं, ये कॉमन रिलेशन यहाँ से निकला है, इसको आप याद रख सकते हैं। उसके आगे है बार, जो कि प्रेशर की यूनिट होती है, 0.1 मेगा पास्कल। पास्कल ऐसा यूनिट होती है। बार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कॉमन यूनिट्स होती हैं प्रेशर की, ये हम देखने वाला है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। 0.1 मीन्स 10⁻⁻1, मेगा मीन्स 10⁻⁶, तो टोटल बची 10⁻⁵, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 10⁻⁵ पास्कल बार होता है। और आपको ये प्रीफिक्सेस पता होने चाहिए, मैंने बेसिक कंसेप्ट में भी आपको बताया था कि 10⁻⁻15 से 10⁻15 तक प्रीफिक्सेस आपको पता होने चाहिए, ये कॉमनली कैलकुलेशंस में यूज़ किए जाते हैं। बार के अलावा एक और कॉमन यूनिट मैंने आपको बताई प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बोलते हैं, SAP, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है। देखिए बार छोटी सी यूनिट है और ये 3 वर्ड्स में आती है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि बार से बड़ी होती है ये, सबसे बड़ी होती है ATM, फिर बार, और सबसे छोटी होती है पास्कल।
बार इज गोस टू 1 × 10⁵ एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये थोड़ी सी बड़ी होती है बार से 1.013 × 10⁵ इसके आगे है क्यूरी। अब क्यूरी वर्ड एसोसिएटेड है रेडियो एक्टिविटी से, ये न्यूक्लियर चैप्टर हम देखेंगे। 3.7 × 10⁻10 पर सेकंड होते है इसकी वैल्यू, ये वो हम वहीं देख लेंगे एग्जैक्टली वहाँ भी ये नंबर आने वाला है। रोंटजन भी ऐसे ही एसोसिएटेड है। ये आई थिंक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में देखा हुआ है दैट अंडर मिलिकन एक्सपेरिमेंट कि आयनाइज्ड एक्सरे जो चेम्बर के अंदर एयर थी उसमें जितना चार्ज ट्रांसफर करती हैं वो आयनाइज्ड एक्सरेज डिवाइड बाय दैट अमाउंट ऑफ एयर जिस पे चार्ज ट्रांसफर कर रही है उसको रोंटजन बोला जाता है। रोंटजन ने ही क्योंकि इन रेज के बारे में बताया था, ये भी एक ग्रीन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है उसी चैप्टर में, तो इसलिए इनको ऑनर करने के लिए रोंटजन के नाम पे इन यूनिट का नाम रखा गया। तो बेसिकली क्या हुआ, ये आयनाइज्ड एक्स रेज जितना चार्ज ट्रांसफर करती हैं एयर के ऊपर डिवाइड बाय द अमाउंट ऑफ दैट एयर जिस पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यानी कूलम डिवाइड बाय केजी, ये हुआ रोंटजन। अब ये नंबर भी आपको याद रखना है क्योंकि डिटेल में नहीं डिस्कस की गई है ये यूनिट किसी भी बुक में, वेदर इट बी फिजिक्स और केमिस्ट्री, लेकिन यहाँ पे गिवन है इसलिए आपको याद तो ज़रूर रखना है। तो ऐसे याद रखते हैं, इसमें रोंटजन से स्टार्ट हो रहा है, ये रो से 2 आपको याद रखना है, तो 2 इसके नंबर में पहले आएगा और इसमें 2 बार ई एन आ रहा है यानी एन आ रहा है, तो इससे आप याद रखिए कि इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में होगी। वैसे नेगेटिव में होती है या आप ऐसे भी या वैसे भी याद हो जाएगा क्योंकि इसमें आयंस पे चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है और अमाउंट भी काफ़ी कम होगा उस एयर का क्योंकि यहाँ पे एटम्स की और आयंस की बात हो रही है जो कि काफ़ी छोटा साइज होता है, तो इनका नेगेटिव साइन होगा, इसका काफ़ी कम वैल्यू होगी, तो ये तो ऑब्वियस है। लेकिन एग्जैक्ट आपको वैल्यू याद रखनी है इसकी, तो 2 मैंने आपको बता दिया। इसमें स्टार्टिंग में रो आ रहा है यानी ओ आर, और 4 के अंदर भी ओ और आर ये दोनों होते हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि 10⁻⁻4 है। सो 2 × 10⁻⁻4, सिर्फ इतना याद रख लीजिए आप। इसके बाद क्विंटल दिया है जो कि 100 केजी होता है, तो टन में होते हैं 1000 केजी और क्विंटल में होते हैं 100 केजी। बार्न दी हुई है, इसके बाद एरिया की यूनिट है, ये देखिए मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एफ यूज़ किया गया, एफ होता है फर्मी 10⁻⁻15, तो इसका स्क्वायर कर दिया 10⁻⁻30 हो गया। 100 मीन 10⁻2, तो 10⁻30 प्लस 10⁻2, तो 10⁻28 बचा। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि बार्न यानी 100 फर्मी मीटर स्क्वायर हुआ 10⁻28 मीटर स्क्वायर। इसके बाद एयर लिखा हुआ है, इसको देखिए, मुझे जहाँ तक याद है ये एकड़ होता है, जो हिंदी में याद रखते हैं एकड़, तो चाहे कुछ दिया हो हम तो इसको एकड़ ही प्रोनाउंस करेंगे। तो 1 एकड़ होता है 100 मीटर स्क्वायर के बराबर, यानी 1 DA/m² इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। और हेक्टेयर ऐसे आप याद रखिए कि इससे बड़ा है ना, ये ए है और ये HA है, यानी 2 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं उसमें एक था, तो ये डबल हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। ऐसे इन दोनों को एक साथ आप याद रखेंगे। और ATM तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बार के साथ। नाउ यू आर प्रोवाइडेड विद सम मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिवन विद डायरेक्ट मेथड्स, ये है मीटर स्केल हो गया 10⁻³ मीटर से लेके 10⁻² मीटर, यानी कि 10⁻³ मीटर होता है 1 मिलीमीटर, मिली 10⁻³ और 100 मीटर तक। अब मीटर स्केल है तो 100 मीटर तक तो मापेगा ही भाई, ये ऑब्वियस है। और आपने देखा होगा मीटर स्केल जो 15 सेंटीमीटर का होता है वो, उसमें मार्किंग्स मिलीमीटर के साइज़ की होती हैं। 15 सेंटीमीटर यानी कि, और 1-2 सेंटीमीटर्स के बीच में 10 मार्किंग्स होती हैं, यानी 150 टोटल मार्किंग होगी। तो एक छोटी से छोटी 1 मिलीमीटर की भी मार्किंग को वो कवर करता है। तो उस कॉमन स्केल से आप याद रखेंगे कि 10⁻³ यानी मिलीमीटर भी कवर करता है मीटर स्केल। इसके बाद आता है वर्नियर
कैलिपर जो इससे ज़्यादा प्रिसाइज होता है 10⁻⁻⁴ इसका लीस्ट काउंट होता है, इसको लीस्ट काउंट बोलते हैं, जो छोटी से छोटी वैल्यू एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। इसके बाद स्क्रू गेज और स्पैरोमीटर आते हैं जिसका 10⁻⁵ होता है। इनके बियॉन्ड अगर यानी इनसे बड़ी लेंस आपको अगर मेजर करनी है फॉर बियॉन्ड रेंजेस, आपको स्पेशल इनडायरेक्ट मेथड चाहिए होंगे जो आगे डिस्कस किए हुए हैं। तो इनके लीस्ट काउंट्स आपको पता होने चाहिए। मीटर स्केल का होता है 10⁻⁻, यानी मिलीमीटर, ये मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखना है। अब सीक्वेंस में जाएगा ये। वर्नियर स्केल इससे एक पावर छोटा होगा 10⁻⁴, और -5 होगा स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर। स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर दोनों में एस आ रहा है और S5 के जैसे बनता है, तो इससे आप याद रखें कि ये होगा ज़्यादा प्रिसाइज वर्नियर कैलिपर से, वर्नियर स्केल से इससे ज़्यादा होगा। तो -4 वर्नियर होगा और -5 होगा स्क्रू गेज, ये भी मैंने आपको बता दिया। याद होने चाहिए लीस्ट काउंट आपको इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के। अब लार्ज लेंथ्स कैसे मेजर करें, मेजरमेंट्स ऑफ लार्ज डिस्टेंसेज। Large distances such as distance of a planet or a star from Earth cannot be measured directly with a meter scale। कैसे होगा भाई, दो स्टार्स के अगर डिस्टेंस आपको मेजर करने तो उसके लिए मीटर स्केल तो भूल ही जाइए आप, कितना बड़ा स्केल बना लेंगे आप। तो उनके लिए एक दूसरा मेथड लगेगा। इंपॉर्टेंट मेथड इन सच केसेस इज पैरेलैक्स मेथड, जो कि आगे इलस्ट्रेट किया गया है। पैरेलैक्स क्या होता है ये भी आपको बताया गया है। When you hold a pencil in front of you against some specific point on the background, let's say a wall, तो बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी होता है, एक स्टेबल बैकग्राउंड किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे। तो यहाँ पे वॉल है एक पेंसिल के पीछे। Look at the pencil first through your left eye with closing right eye, and then look through your right eye B, left eye A बोला है उसको, closing the left eye. You would notice that the position of the pencil seems to change with respect to the point on the wall. This is called parallax. तो ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, करके देखिए, ये बिल्कुल वैलिडेट होती है जो भी एक्टिविटी बताई गई है यहाँ पे, इसी को पैरेलैक्स बोला जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस। तो द बेसिस इज जो 2 पॉइंट्स, अब इस केस में जो आपने एग्जांपल लिया है इसमें आईज के बीच में तो नोज कंटेन करती है जो रीजन, वो होगा बेसिस, मींस ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है ये। एंड इसको बेसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही कॉज होता है, रीज़न होता है पैरेलैक्स का। अगर ये जो स्मॉल डिस्टेंस है यही एब्सेंट होता तो पैरेलैक्स होता ही नहीं ना भाई। दो आपको एक ही जगह पे नज़र आती हो पेंसिल, तो अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स एक ही जगह आते हैं तो क्योंकि ये डिस्टेंस ही कॉज होता है पैरेलैक्स का, इसलिए इसको बेसिस बोलते हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है विच इज़ इन दिस केस वाज दैट पेंसिल, वो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के साथ जो एंगल बना रहा होता है इट इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल और पैरालैक्टिक एंगल। ये आपको आगे सिंबल के साथ बताया गया है, डायग्राम के साथ, तो आपको और इजीली समझ में आएगा। ये थे दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स ए एंड बी, एंड ये स्टार का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है जो इन दो से एंगल बना रहा है, दैट थीटा, इट इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। एंड थीटा की डेफिनेशन हम पीछे देख के आए हैं, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो बी इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स बेसिस इट इज़ आर्क, and this distance d, this is radius, the distance between star and these observation points, this is radius। तो यहाँ से थीटा आ गया b/d यानी आर्क अपॉन रेडियस। यही फॉर्मूला है जो हर जगह यूज होने वाला है इस पैरेलैक्स मेथड में, सिंपल फॉर्मूला। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर, ये एक्चुअली आ भी चुका है, आई थिंक पेपर था 2020 का कोविड पेपर, उसमें एग्जैक्टली वैल्यूज़ आपसे पूछी गई। आई थिंक ये है 1 सेकंड की वैल्यू पूछी गई है इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंगुलर डिस्टेंस। सो 4.85 10⁻⁻6 होता है। सेकंड था, पता नहीं मिनट था, दैट आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ये एग्जांपल आ चुका है। तो एक बेसिक कन्वर्जन फैक्टर मैंने आपको बताया था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सिर्फ इतना आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा आपसे। एंड
आपको ये तीनों वैल्यूज़ याद रखनी चाहिए, क्योंकि इनको याद रखना आसान है। एंड फॉर सेविंग योर टाइम, आप अगर इनसे क्वेश्चन आ जाए तो झट से इसको कर पाएँ, इसलिए इनको याद रख लीजिए आप। देखिए 17 है यहाँ पे, 1.7, 2.9 देन 4.8, तो 17 दूनी 34 होता है, उससे थोड़ा सा कम है ये 2.9, और 17 तिया 51 होता है, उससे थोड़ा सा कम है ये 4.8। बाकी वैल्यूज़ इसमें सीधी डिक्रीज हो रही हैं। 10⁻⁻2 है 1 डिग्री रेडियन। 1 मिनट छोटी होती है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो आप जानते ही हैं। तो 1 डिग्री में हुए 10⁻², फिर 10⁻⁴ हुए 1 मिनट में, 1 सेकंड में हुए 10⁻⁶ रेडियन। तो प्रैक्टिकली आपको सिर्फ एक ही नंबर याद रखना है कि 1 डिग्री में 1.7 × 10⁻² रेडियन होते हैं। इसके आगे पावर कैसे डिक्रीज हो रही है 10⁻² से -6 सीक्वेंस में, और नंबर कैसे इंक्रीज हो रहा है ये मैंने आपको बता ही दिया। 34 देखिए 3.4 होगा, उसमें से 5 डिक्रीज कर रहे हैं, और नेक्स्ट वाले में 51 से 3 डिक्रीज कर रहे हैं, तो ऑड नंबर में डिक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि 17 भी एक ऑड ही नंबर है। एंड मिनट में यहाँ पे देखिए 5 डिक्रीज करें, क्योंकि मिनट बड़ा नंबर होता है, और सेकंड में क्योंकि छोटा नंबर देखिए 10⁻⁶ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 ही डिक्रीज कर रहे हैं 51 से। ऐसे आप इन तीनों नंबर्स को याद रख सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें पैरेलैक्स मेथड यूज़ होगा, जो कि हमने अभी पढ़ा था।